Hello students, welcome back to Geography Guru channel. We are here with the third episode of class 10th Geography chapter number 4 Agriculture कृषि। पहले दो सेशन जो वीडियो हुए हैं आपने देखे होंगे, उसमें हमने बात की थी कृषि क्या होती है, हमने बात की थी कृषि के टाइप्स की, उनके प्रकार की, और जो लास्ट था हमारा वीडियो उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था वीट गेहूं के बारे में और चावल के बारे में। इसके अलावा हमने दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। आज का जो हमारा थर्ड एपिसोड है, इस एपिसोड में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा आपको पहले बताया था कि एक क्रॉप आपके एनुअल एग्जामिनेशन का हिस्सा रहने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सबसे पहले बात करेंगे टी के साथ, चाय के साथ। चाय और कॉफ़ी दोनों पेय फसलें हैं। जैसा हमने शुरुआत में बात की थी कि एक बेवरेज क्रॉप है। चाय है वो रोपण कृषि का एक उदाहरण है, यानी एक बार पौधा लगाने के बाद, रोपण कृषि वो होती है जिसमें एक बार पौधा लगाने के बाद कम से कम 3 से 5 वर्ष तक वो फसल दे। चाय का पौधा एक बार जब लगाया जाता है, झाड़ी नुमा पौधा होता है, वो एक बार लगाने के बाद 25 से 30 वर्ष तक फसल देता है, 25 से 30 वर्ष तक उत्पादन या पैदावार देता है। ये एक व्यापारिक फसल है क्योंकि इसका उत्पादन व्यापारिक उद्देश्य से, मार्केट में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, और ये एक पेय फसल भी है। भारत में यह ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा शुरू की गई थी, और एक बार लगाने के बाद जैसे पहले बताया कि 25 से 30 वर्ष तक ये उत्पादन देती है। इसमें थीन नामक तत्व होता है, यानी कि जो चाय है उसका जो प्रोडक्ट है उसमें थीन नाम का एक तत्व होता है, जिसके कारण इसे पीने से हमें हल्की सी स्फूर्ति या चुस्ती महसूस होती है। ओके, यानी चाय है वो एक रोपण कृषि का भाग है, व्यापारिक कृषि का भाग है, एक पेय फसल है। भारत में ब्रिटिश सरकार है या ब्रिटिश हैं वो यहाँ पर लेकर के आए थे। इसमें थीन नाम का एक एलिमेंट तत्व होता है जिसके बाद चाय पीने से हल्का सा नशा हो जाता है या हल्की सी चुस्ती महसूस होती है। या आपने भी महसूस किया होगा, चाय पीते हो, रेगुलर चाय पी रहे हो आप, और जब सुबह चाय आपको नहीं मिलती या दोपहर को नहीं मिलती तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिस कर रहे हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हल्का सा नशा होता है, स्फूर्ति होती है। अब हम आवश्यक दशाओं की बात करते हैं कि इसके लिए कैसी परिस्थितियां चाहिए। इसमें हम भौगोलिक दशाओं की बात करें, साथ ही साथ मानवीय दशाएं दोनों ही डिस्कस करें। तो सबसे पहले तापमान की बात करते हैं, क्योंकि ये एक वर्ष की फसल है तो इसमें 10 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी ये आइडियल रहता है। सर्दियां भी होंगी, गर्मी भी होगी, दोनों ऋतुएं होगी, क्योंकि पूरे वर्ष पर ये फसल खड़ी रहेगी। तो इसलिए 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज आइडियल फॉर दिस क्रॉप। उसके बाद है वर्षा। बारिश की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, 250 सेंटीमीटर के आसपास अगर हो तो और भी बेहतर है। लेकिन वर्षा है वो जैसे हमारे देश में होती है, मानसूनी वर्षा है, वो कुछ ही महीनों में सीमित रहती है। लेकिन इस फसल के लिए बारिश है वो पूरे वर्ष भर होनी चाहिए, फुहारों के रूप में होनी चाहिए। जितनी फुहारों के रूप में होगी उतनी ही बेहतर रहेगी, क्योंकि उतनी ही नई पत्तियां निकल के सामने आएगी। मिट्टी लेटराइट मिट्टी है इस फसल के लिए सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी ये फसल लेटराइट मिट्टी में ही हो पाती है। भूमि ढलानी होनी चाहिए। सभी फसलों के बारे में अभी तक हमने जो डिस्कस किया और आगे भी डिस्कस करेंगे, दो क्रॉप को छोड़ के, चाय और कॉफ़ी को छोड़ के सभी में समतल ज़मीन चाहिए ताकि सिंचाई की जा सके। लेकिन चाय और कॉफ़ी में भूमि ढलानी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी इनकी जड़ों में खड़ा हो जाता है, खड़ा रह जाता है कुछ समय के लिए, तो इनकी जड़ें हैं वो गल जाती है, नष्ट हो जाती है झाड़ी। तो इसलिए ढलानी भूमि के ऊपर ये कृषि की जाती है। आपने टीवी में देखा होगा, असम के टी प्लांट्स आपने देखे होंगे, या आपने वेस्ट बंगाल के देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ये कृषि की जाती है। वो इसीलिए की जाती है, श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। निराई, गुड़ाई, पत्तियों को तोड़ना, आप तोड़ के देखिएगा। अगर आपको ये छोड़िए कि आपको अगर घर में, आप गांव में रह रहे हो या अपना किचन गार्डन आपने बना रखा है, धनिया लाने के लिए बोल दिया जाता है, तो वो भी आपको लगता है कि कितनी मेहनत का काम है, एक एक पत्ते उखाड़ के लेके आइए। या तुलसी के पत्ते आप तोड़ते हो, यहाँ तो पूरा काम ही उसी के ऊपर है। पत्ते हैं वो अलग अलग तोड़ने होते हैं, ऊपर के पत्ते हैं जो छोटे पत्ते हैं वो अलग तोड़े जाते हैं, बीच के पत्ते हैं वो अलग तोड़े जाते हैं, नीचे के जो गले सड़े पत्ते हैं वो अलग तोड़े जाते हैं।
तो श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, उनको छाँव में सुखाना है या बहुत सारा कार्य किया जाता है सुखाने के अलावा भी। इसके अलावा तकनीक या मशीन की बात करें तो इसमें सीमित उपयोग है। सीमित का मतलब ये बाद की जो प्रोसेसिंग की जाती है, चाय की जो पत्तियां हैं उनको सुखाने के बाद, उनको प्रोसेसिंग के बाद वो हमें जैसी मिलती है वैसी हो पाती है, या उसकी पैकिंग की जाती है, उसमें मशीनी उपयोग किया जाता है। और पूंजी की इसमें अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि सारा कार्य मार्केटिंग तक का, पैकिंग तक का कार्य वो वहीं पर फील्ड में या जो चाय के बागान है वहीं पर किया जाता है। तो ये थी आवश्यक दशाएं क्या क्या चाहिए चाय की फसल के लिए। अब बात करते हैं वितरण की कि कहाँ पर चाय का प्रोडक्शन है वो अधिक होता है। असम पहले स्थान पर है। 53% जो चाय है हमारे देश की वो असम में प्रोड्यूस की जाती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी ज़िले हैं। बंगाल, पश्चिम बंगाल है वो देश की लगभग 24% जो चाय है उसका उत्पादन करते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल की पहाड़ियाँ, वहाँ पर भी चाय का उत्पादन किया जाता है, यानी पहले स्थान पर असम है। तो ये था चाय के बारे में कि चाय कैसी फसल है, कौन सी परिस्थितियाँ चाहिए और उसका उत्पादन या वितरण कहाँ होता है। ये आप फील्ड देख पा रहे होंगे, चाय के बागान देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ढलानी इलाका है। आपको साथ ही साथ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ये पत्तियाँ हैं, इनको तोड़ा जाएगा। यहाँ ऊपर की पत्तियाँ वो अलग की जाएगी, बीच की अलग की जाएगी, और नीचे की जो गली सड़ी पत्तियाँ हैं वो अलग की जाएगी। आपने देखा होगा, मार्केट में कभी गए होंगे तो वहाँ पे चाय हमें कई टाइप की मिलेगी। आपको दिखाएंगे कि ये 200 रुपये किलो भी है, 150 रुपये किलो भी है, ये 400 रुपये किलो भी है। जो नीचे की पत्तियाँ होती है वो गली सड़ी पत्तियाँ होती है, उनमें केमिकल थोड़ा अधिक होता है, यानी कि थीन या वो डिसबैलेंस होता है। तो वो जो चाय होती है वो खुले में अवेलेबल होती है, यानी कि खुले तौर पर वो मिलती है। वो सस्ती होती है लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती। हम ज़्यादातर जो लेके आते हैं आमतौर पे ग्रामीण इलाकों में, वो वही चाय लेके आते हैं। तो चलिए, ये था चाय। अब हम कॉफ़ी की बात करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण पेय फसल है कॉफ़ी। ज़रूर आपने सर्दियों में या रेगुलर भी कॉफ़ी को टेस्ट किया होगा। अच्छा टेस्ट होता है, सेम उसी तरीके से होती है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट चाय से अलग होता है। अब कॉफ़ी जो है वो अपनी अच्छी गुणवत्ता के लिए, जो भारतीय कॉफ़ी है पूरी दुनिया में जानी जाती है, यानी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये भी एक पेय फसल है, व्यापारिक फसल है। इसमें कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन, वही कैफ़ीन जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, वही कैफ़ीन इसमें भी होता है, जिसके कारण इसको पीने से हल्का सा हमें चुस्ती या नशा हो जाता है। इसको एक बार लगाने के बाद 25 से 30 वर्ष तक ये फसल देती है। इसकी झाड़ियाँ भी सेम चाय की तरह है, झाड़ी नुमा पौधा होता है, और एक बार लगा दिया तो 25 से 30 वर्ष कम से कम फसल देगी है। ये आपको पौधा इसका दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार का पौधा होता है। इसके जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, अमरूद का पेड़ होता है उस टाइप के इसके पत्ते हैं। और यहाँ पे ये छोटे छोटे बेर या उससे थोड़े बड़े आकार के, आड़ू के आकार के इसके फल लगते हैं। इसमें बीज निकलते हैं, उन बीजों को निकाला जाता है, छाँव में सुखाया जाता है, उसको पीसा जाता है, तब जा कर के कॉफ़ी तैयार होती है। परिस्थितियों की बात करते हैं। आवश्यक दशाएं कैसी चाहिए इस फसल के लिए। तापमान सेम उतना ही चाहिए, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो आदर्श होता है, क्योंकि इसमें ठंडा और गर्म मौसम दोनों ही आ जाएगा। बहुत अधिक गर्म मौसम नहीं होना चाहिए, उष्णकटिबंध में ये नहीं हो पाती उतनी अच्छी। वर्षा की बात करें 100 सेंटीमीटर से अधिक है, जैसा बताया 250 सेंटीमीटर बारिश है वो आदर्श होती है। लेकिन हम आसानी से आपको समझ में आ जाए तो हमने 2 पैमाने सेट किए थे कि 100 से कम और 100 से अधिक, तो इसमें 100 से अधिक चाहिए। मिट्टी की बात करें, चाय की तरह इसके लिए भी लेटराइट मिट्टी है वो सर्वोत्तम होती है, सबसे बेस्ट होती है। भूमि इस फसल के लिए भी ढलानी ही चाहिए, क्योंकि इसमें भी वही समस्या रहती है, अगर पानी जड़ों में खड़ा रह जाए तो झाड़ी नष्ट हो जाती है। इसलिए ढलानी भूमि, पहाड़ी भूमि, उस पर कृषि की जाती है। श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे पास पास है। निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, फलों को तोड़ने के लिए, उनको सुखाने के लिए, बीज निकालने के लिए काफ़ी लंबी प्रोसेसिंग होती है, जिसके लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रम की आवश्यकता होती है। तकनीक की बात करें तो तकनीक या मशीन का उपयोग यहाँ सीमित रहता है, क्योंकि बाद की प्रोसेसिंग के लिए, यानी उनको पीसने के लिए, पैकिंग करने के लिए, मार्केटिंग के उद्देश्य से वहाँ ही सीमित जो मशीन है उसका उपयोग किया जाता है। वितरण की बात करें कि कहाँ पर इसका उत्पादन होता है,
तो वितरण में सबसे पहले स्थान पर है वो कर्नाटका। कैसे कॉफ़ी, कैसे कर्नाटका पहले स्थान पर है, केरल दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तीनों राज्यों में फैली हुई, वहाँ पर इसकी कृषि की जाती है। तो ये था कॉफ़ी, दूसरी महत्वपूर्ण पेय फसल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट दोनों फसलें हैं, कई बार क्वेश्चन का हिस्सा रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो आप अच्छे से इसको तैयार करोगे। अब हम गैर खाद्य फसलों की बात करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट क्रॉप है उनकी हम बात करेंगे। हम रबड़ की बात करेंगे, कपास और पटसन की जो रेशेदार फसलें हैं। सबसे पहले हम रबड़ को देखते हैं। रबड़ एक विषुवतीय फसल है, यानी कि भूमध्य रेखा उसके आसपास के इलाकों में इसका उत्पादन होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध में भी इसका उत्पादन किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे उपोष्ण कटिबंध जो कर्क रेखा से उत्तर का भाग है या दक्षिण का उष्ण कटिबंध है, तो उष्ण कटिबंध में इसका उत्पादन किया जाता है। आवश्यक दशाएं रबड़ के उत्पादन के लिए क्या चाहिए? उच्च तापमान चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो बेहतर है, यानी बहुत कम टेम्परेचर वो नहीं रहना चाहिए। जैसा उष्ण कटिबंध की ये फसल है, आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि तापमान इसके लिए अधिक है, वो उपयुक्त रहता है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी जलोढ़ या दलदली मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। जलोढ़ मिट्टी हो, जैसे डेल्टाई प्रदेश है वहाँ पर, या दलदली जो कांप वाली मिट्टी होती है, उस मिट्टी में ये उत्पादन इसका सर्वश्रेष्ठ होता है। भूमि की बात करें तो समतल होनी चाहिए। श्रम इसमें अधिक आवश्यकता होती है श्रम की, यानी आपने देखा होगा कि पेड़ जो होते हैं इसके, उनसे नेचुरल जो मिल्क है वो निकाला जाता है और उससे फिर रबड़ बनाया जाता है, तो काफ़ी श्रम वाला कार्य होता है। तकनीक या मशीनों का उपयोग सीमित होता है, वो बाद की प्रोसेसिंग में ही इसका उपयोग किया जाता है, उससे पहले इसका कोई उपयोग नहीं है मशीनों का। उत्पादन हम देखते हैं तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय की गारो की पहाड़ियाँ, वहाँ पर रबड़ के बागान हैं और रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो ये था रबड़, एक व्यापारिक फसल थी। अब 2 और महत्वपूर्ण फसलें हैं जो हम करने वाले हैं, ये हमारी इस एपिसोड की लास्ट टॉपिक रहेंगे। तो 2 महत्वपूर्ण फसलें वो है फाइबर क्रॉप्स, यानी रेशेदार फसलें, जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है, रेशे से जिनसे कपड़ा बनाया जाता है या अन्य सामान बनाया जाता है। कपास और जूट भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलें। इसके साथ साथ प्राकृतिक रेशम है, उसका भी उत्पादन होता है। जम्मू कश्मीर राज्य में रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, लेकिन प्रमुख तौर पर जो उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है कपास और जूट का। ये दोनों कैसी है? रेशेदार फसलें हैं। रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को उगाने की कृषि को सेरीकल्चर कहा जाता है, जो हमने पहले एग्रीकल्चर के टाइप्स में भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम कपास की बात करते हैं। कपास खरीफ की फसल है। ये दक्कन के पठार की काली मिट्टी में अच्छी तरीके से उगती है, यानी काली मिट्टी है, इसीलिए उस मिट्टी को कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो खरीफ की फसल है और कैसी फसल है? नकदी फसल है, यानी व्यापारिक फसल है, वाणिज्यिक फसल है। ये मार्केट में बेचने के उद्देश्य से इसका उत्पादन किया जाता है। आपने देखा होगा अगर आपके यहाँ आसपास कपास का उत्पादन हो रहा है तो कितने की घर रखते होंगे? थोड़ी बहुत रखते होंगे ना, अगर रखते हो तो। अदरवाइज हम क्या करते हैं? मार्केट में बेचते हैं। तो ये व्यापारिक फसल है। आवश्यक दशाओं की बात करें, क्या चाहिए इस फसल के लिए? तापमान है वो उच्च होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। जितनी अधिक धूप होती है उतना ही इसके लिए बेहतर होता है। हालांकि जितनी अधिक धूप होगी उतनी सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, पानी की आवश्यकता, लेकिन इसका उत्पादन अधिक रहता है। तो इसको बादल रहित कम से कम 150 दिनों की आवश्यकता होती है, कड़ी धूप हो। बारिश 100 सेंटीमीटर से कम चाहिए। गेहूँ और कपास 2 फसलें जिनको कम बारिश की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी जड़ें लंबी होती है, कपास की पर्टिकुलरली। तो इनकी जड़ें लंबी होने के कारण ये अंदर से नमी है वो प्राप्त करती रहती है। मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। सबसे अच्छा उत्पादन काली मिट्टी में होता है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी है या अन्य प्रकार की कई मिट्टियाँ, उसमें भी इसका उत्पादन अच्छा होता है। आपने देखा होगा हरियाणा में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर भी कपास का उत्पादन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार नहीं है, यानी जलोढ़ मिट्टी है, उसमें भी ये फसल अच्छी होती है। भूमि कैसी चाहिए? समतल होनी चाहिए, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए समतल भूमि उपयुक्त रहती है। श्रम अधिक की आवश्यकता होती है।
मशीनी उपयोग है वो बुआई तक या निराई गुड़ाई तक होता है, लेकिन निराई गुड़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। चुनाई का काम जो बहुत लंबा चलता है, 2 या 3 महीने तक चलता है इस फसल में, उसके लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस फसल का उत्पादन उन्हीं इलाकों में किया जाता है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। मशीनों का उपयोग सीमित होता है, सिर्फ बुआई के लिए ही या स्प्रेइंग के लिए, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए उपयोग किया जाता है, बाकी हाथों से सारा काम होता है। उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है, हालांकि कभी महाराष्ट्र भी पहले स्थान पे आ जाता है, लेकिन अभी की बात करें तो गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। तो ये थी कपास। नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है वो है जूट, पटसन। ये भी रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल है और व्यापारिक फसल है। ये भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है पटसन का। इसका उपयोग थैली बनाने में, चटाई, रस्सी, कालीन या अन्य प्रकार की इस प्रकार की कलाकृतियाँ उनको बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स में मैट होते हैं जिनको आप टाट बोलते होंगे, वो किससे बने होते हैं? वो पटसन से बने होते हैं। या आपने चीनी के बोरे देखे होंगे, अभी तो हो सकता है ज़्यादातर प्लास्टिक के आते हो, पहले अलग टाइप के आते थे ब्राउन कलर के, तो वो किससे बने होते थे? वो जूट से, पटसन से बने होते हैं, इसी के रेशे से बने होते हैं। इसके अलावा लेडीज़ पर्स, ये सजावटी सामान है, वो भी बाज़ार में जूट से बना, पटसन से बना मिल जाता है। वो हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। इसकी फसल आपने नहीं देखी होगी क्योंकि उत्तरी भारत में, अगर उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें हम, तो यहाँ पर इसका उत्पादन नहीं होता। तो इस प्रकार की फसल होती है। इस प्रकार इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है। आपने ये ज़रूर देखा होगा जहाँ चावल के इलाके हैं वहाँ पर कई बार उसके उत्पादन से पहले, उसकी बुआई से पहले या उसको लगाने से पहले एक फसल बोई जाती है जिसको अलग अलग नामों से बोला जाता है, काफ़ी लंबा होता है, ढेंचू टाइप से। उसको बाद में हरी खाद के तौर पर खेत में मिला दिया जाता है। ये भी उसी तरीके का पौधा होता है। इसकी आप इसमें सोच रहे होंगे कि यहाँ फल कहाँ लगा हुआ, तो इसमें कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लगता। ये पौधे होते हैं, इनकी कटाई की जाती है और उसके बाद सूखने के बाद इनको पानी में गलाया जाता है और उससे खींच करके रेशे बनाए जाते हैं, जैसे नारियल की रस्सी होती है उसी टाइप से, लेकिन ये सॉफ्ट रहती है। आवश्यक दशाओं की बात करें पटसन की, तो इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस है वो आइडियल रहता है। चावल के जैसा ही रहता है सब कुछ, क्योंकि ये खरीफ की फसल है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो, अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है इसको, क्योंकि हाइट जितनी अधिक हो उतना ही बेटर प्रोडक्शन होता है। और हाइट डिपेंड करती है बारिश के ऊपर। मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वोत्तम है। जलोढ़ मिट्टी के अलग अलग प्रकार हैं, चाहे वो कांप वाली मिट्टी हो, दलदलिया मिट्टी हो, तो इसी के ही टाइप है, तो वो इसके लिए सर्वोत्तम रहती है। भूमि समतल होनी चाहिए, क्योंकि पानी, सिंचाई या पानी जड़ों में खड़ा रहे उतना ही बेहतर है। श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। कटाई करना, निराई गुड़ाई करना, उसके बाद पानी में डालना, निकालना रेशे के लिए, सब कुछ सारी प्रोसेस है वो काफ़ी मेहनत वाली है। तकनीक या मशीन का उपयोग है वो सीमित किया जाता है। जब उससे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं तब मशीनों या तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये थी आवश्यक दशाएं, जूट की फसल के लिए कैसी दशाएं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं उत्पादन। प्रमुख उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। उसके बाद बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय आ जाते हैं। यानी पश्चिम बंगाल है वो 2 फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पहले स्थान पर है ये चावल के उत्पादन में और दूसरा है ये पटसन के उत्पादन में। यूपी भी 2 फसलों में पहले स्थान पर है, गेहूं और गन्ना। असम पहले स्थान पर है चाय के उत्पादन में, केरल पहले स्थान पर है रबड़ के उत्पादन में और कर्नाटक पहले स्थान पर है कॉफ़ी के उत्पादन में। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये थी हमारी फसलें, सभी प्रमुख फसलों के बारे में हमने बात की। दोबारा से मैं आपको याद दिला दूं कि क्या क्या पढ़ चुके हैं, कौन सी फसलें हम पढ़ चुके हैं। हमने गेहूं, चावल, बाजरा, रबड़, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, पटसन, कपास, ये सारी फसलें हमने की और ये सारी ही
जो क्रॉप है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसी मेथड से लिखोगे तो स्कोरिंग बहुत अच्छी रहेगी आपकी। तो ये था हमारा आज का 3rd सेशन इस चैप्टर का। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, खूब मेहनत कीजिए, और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।